नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। रूस की सेना यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार तेज करते हुए जल्द ही कीव पर कब्जा कर सकती है। पिछले 3 दिनों में रूसी सेना ने यूक्रेन पर 4 तरफ से हमला कर उसकी सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया है। हालांकि राजधानी कीव अभी तक रूसी सेना के कब्जे से दूर है। अब तक खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने चिंता जताई है कि कीव पर रूसी सेना के कब्जे का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि आज की रात हमारे लिए सबसे कठिन होने वाली है, लेकिन हमें खड़े रहना होगा। बताया गया है कि ज़ेलेंस्की को अमेरिका की तरफ से यूक्रेन छोड़ने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। वहीं क्रेमलिन ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को यूक्रेन में अपने हमले को रोकने का आदेश दिया था और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत की उम्मीद की थी, लेकिन ऐसा नहीं होने पर उन्हें हमला जारी रखने के लिए कहा गया। रूसी सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेनी नेतृत्व के ओर से बातचीत के इनकार के बाद आज दोपहर को ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया है। Look, the government of India cannot be faulted. Days ago, it had told people to evacuate, to vacate. But it is an indication of the success of the Russian deception operations, which they called Maskarovika. They had to mask which particular day they will be attacking, because the Americans were announcing 16 February attack will start, so on and so forth. So, any army, when it has to launch a major attack, it has to confuse the enemy. It can't just say, हाँ हम आ रहे हैं, जो करना है कर लो. So, they had to do Maskarovika. That is why they started peace talks, Macron with Putin, then German Chancellor with Putin, then Biden and Putin, but nothing came out of it. So he gave peace a chance. And then he said, I am occupying, or I am recognizing the independence of Donetsk and Luhansk. And people thought that, then he moved in troops into that, peacekeeping forces. So people thought that, this was just, that is all that he wants. I had been saying at that time that the red lines that Putin has spelled out are not Donetsk and Luhansk. It is that Ukraine, they'll have to give a written assurance that Ukraine will not be integrated into NATO, that they will not put offensive weapons in the 14 East European countries which have been. और इसी युद्ध पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए इस समय। इंदुकांत दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार, लल्लन सिंह जी, राष्ट्र रक्षा विशेषज्ञ और राजनीतिक विश्लेषक आरबी उपाध्याय, आप तीनों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। लल्लन सिंह जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। अब जो चल रहा है वो यही पूरा निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि 2 नए देश और 3 नए राष्ट्रपति, लेकिन क्या कोई और भी कहानी? क्योंकि जिस तरह से लगातार जंग जारी है और कहीं रोकने का नामो निशान नहीं दिख रहा है, तो क्या लगता है कि बात कहीं और भी जा सकती है इसके अलावा? जी, मैं चंद्रशेखर जी पहले से ये बता दूं कि 3 दिनों का जो जंग है वो आज एक दिन में 1500 करोड़ रुपए रूस अपना गंवा रहा है, और जो उसका सोच है वो बहुत आसान नहीं है। मैं पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो लड़ाइयाँ जीती जाती हैं वो जमीनी फौज के द्वारा लड़ी जाती हैं और जीती जाती हैं। तो जो आज का जो एयर अटैक हो रहा है और यूक्रेन ने भी जो इसका जवाब दिया है, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद यूक्रेन अपना दबदबा बनाने की स्थिति में आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बहुत गंभीरता के साथ बताना चाहूंगा कि बेलारूस की तरफ से इनके 140 किलोमीटर की दूरी जो इनकी फौजी जमीनी फौजी हैं, ये टैंक और तोपों के साथ पूरी तौर तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं और कीव की तरफ शायद 11 और 12 बजे रात तक ये पहुंच जाएंगे। और आज की रात जो है ये फाइनल इनका इसके ऊपर आक्रामक कार्रवाई होगी। ये बहुत गंभीर बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि एयर अटैक दोनों तरफ से हो रहे हैं और दोनों एक दूसरे को अपने दबदबा हालात को बताने की कोशिश में है कि
हम बहुत दबाव बना चुके हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो जमीनी फौज है बेलारूस के माध्यम से वो अभी चल चुकी है और 140 किलोमीटर तय करने के लिए आज 11 से 12 बजे रात तक इनको पहुंचने की संभावना बन रही है। और जैसे ही ये पहुंचेंगे तो तीनों तरफ से इस पूरे यूक्रेन को इन्होंने अपना दबाव बना लिया है। हालांकि ब्लैक सी में आपको पता ही है कि तुर्की ने भी इनके वार्षिक को इनके रास्ते रोक दिए हैं। कई चीजें डेवलप हो रही हैं। हॉलैंड और आपके नाटो के कुछ देश इनको हथियारों की भी सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको बताने में भी कोई हद नहीं मानता हूँ कि रूस की नजर है कि कहाँ से ये हथियार इनको रीइंफोर्समेंट कर सकते हैं। और आप देख लीजिएगा अर्ली मॉर्निंग तक कुछ ऐसी चीजें होंगी जो पूरी दुनिया को एक आश्चर्यजनक स्थिति में लाएगा। आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि यूक्रेन पर 3 दिनों से जो रूस के हमले हो रहे हैं उसमें आज हो सकता है अर्ली मॉर्निंग में ऑल जो फादर ऑफ ऑल बम होता है जिसकी वजन होती है 400 टन TNT की, जो 300 किलोमीटर तक के एरिया को पूरी तौर पर सफाया कर सकता है, उसको भी आज गिराने का इनका प्लानिंग है, जो कि आज कल मतलब 2 दिनों से इनका प्लानिंग में था। लेकिन आज हो सकता है कि फादर ऑफ ऑल बम को भी ये आज यूक्रेन से जहाँ भी इनको जरूरत होगी उसको इन्हें गिराएंगे। इन सभी हालातों को देखते हुए चंद्रशेखर जी मैं ये कहना चाहूँगा कि हालात बहुत गंभीर है। और उन्होंने भारत के बारे में जो बोला है कि यूनाइटेड नेशन में हमारी जो सोच और नीति है वो बहुत संतुलित थी, तो ये ठीक है, रूस की तरफ से भारत को एक तरह का अपनापन है। लेकिन जनक सिंह साहब भी अपने प्रधानमंत्री साहब से उम्मीदें कर बैठे हैं, तो हालात बहुत संकट वाली है, चाहे वो कूटनीतिक हो, राजनीतिक हो और सामरिक हो। ठीक है इंदुकांत जी, एक हीरो है जो योद्धा बनने की कवायद में है और एक योद्धा है जो हीरो बनने की, विश्व का हीरो बनने की नई भूमिकाएं गढ़ रहा है। दोनों को कैसे देख रहे हैं, हीरो को और योद्धा को? एफर्ट कर रहे हैं जेलेंस्की अपनी तरफ से, और ये अच्छी बात है कि चाहे उनसे जो भी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई, डिप्लोमेटिक मिस्टेक हुई, लेकिन लास्ट मिनट में उन्होंने 2 चीजें जो अपनी जनता का उत्साह और मोटिवेशन, मोरल हाई रखने के लिए किया। एक तो जैसा आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि उन्हें ऑफर किया गया पर्दे के पीछे से कि आप देश छोड़कर निकल जाएं, जैसे अफगानिस्तान में करजई के साथ हुआ था, लेकिन उन्होंने मना किया, जो बातें सामने आ रही है। दूसरा, रूस की तरफ से उनको प्रस्ताव आया कि आप हथियार डाल दें और बातचीत करके सलूशन करें, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कोई भी अल्टीमेटम नहीं मानेंगे। और कुछ देर के लिए रूस ने इसके लिए एक जेस्चर के तौर पे अपने अटैक को भी थामा, लेकिन उन्होंने नहीं माना, जबकि जो एक शब्द है अंग्रेजी का कि उनकी डिफीट इमिनेंट है, वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे, ये सामने दिख रहा है और ये चंद घंटों का सवाल है। जैसा अभी ललन सिंह जी ने कहा आपके सामने कि ये आज की रात भी उनकी सत्ता हसीन रहने की आखिरी रात साबित हो सकती है। कारण ये है कि रूस ने बड़ी स्ट्रेटेजिकली पहले राजधानी कीव को चारों तरफ से घेर दिया, 3 तरफ से जी, और चौथी तरफ से वो उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। और आज खुद ये कंफर्मेशन आया है कीव की तरफ से, अर्थात यूक्रेन के शासन ने कहा है कि रूस की फौजें, जमीनी फौजें, इन्फेंट्री 30 किलोमीटर दूर है कीव। अब आप ये समझ सकते हैं कि मॉडर्न वारफेयर में 30 किलोमीटर इज नथिंग। जो तोपों की और आपके टैंक्स की रेंज होती है वो भी उससे ज्यादा आगे तक की होती है। पुराने जो टैंक्स होते थे, मैंने कई बार इनकी अपनी इंडियन आर्मी में जो रशियन आर्टिलरी है उसको देखा, ज्यादा बेहतर ललन सिंह जी बताएंगे, उनकी भी जो मारक क्षमता होती थी वो 25 से लेकर 30-32 किलोमीटर तक होती थी। तो अब तो T-90 और उससे भी आगे के टैंक्स हैं, तोपखाने हैं, तो 30 किलोमीटर में थोड़ा सा आगे बढ़ करके और कैप्चर करना है, इट्स मैटर ऑफ आवर्स, जब चाहे तब रूस कर सकता है। लेकिन हमें लगता है कि उनकी कुछ स्ट्रेटेजी इस तरह की है कि वो सरेंडर कराना चाहते हैं। और जैसा मैंने कल आपसे कहा था
कि दो चीजें कर सकते हैं, या तो वो खुद जेलेंस्की को ही, जो वेस्ट के बड़े प्यारे थे और उनके आंखों के नूर थे, उन्हीं को शासन में अपनी शर्तों पर रखेंगे। इसमें उनको ये फायदा होगा कि आने वाले समय में अगर रूस की सारी शर्तें जेलेंस्की मान लेते हैं तो उनको मान्यता दिलाने में इस शासन को कोई भी कठिनाई रूस को नहीं होगी। और या फिर इस ढंग से सत्ता दखल करेंगे कि जेलेंस्की से ही अपने मनचाहे आदमी को सत्ता दिलाएंगे। तो वो जेलेंस्की को या तो मारना नहीं चाहते, और जिस तरह से वो भागने की भी कोशिश करे तो उन्होंने मना जरूर किया है, लेकिन हमें लगता है कि उनके भागने के रास्ते भी लगभग बंद कर दिए ऑलरेडी रूस ने। तो ऐसे में वो सरेंडर करेंगे और उन्हीं से दूसरे को, अपने मनचाहे व्यक्ति को सत्तासीन कराएंगे। तो रूस को आसान होगा आगे आने वाले समय में यूक्रेन में अपने मनचाही सत्ता को मान्यता दिलाने में। और एक अंतिम बात ये कहना चाहूंगा कि देखिए, यूक्रेन भारत के खिलाफ जब भी दुनिया में कोई बड़े मुद्दे आए, चाहे वो मानवाधिकार के नाम से, चाहे कश्मीर के नाम से, तो यूक्रेन ने कभी भी भारत का साथ नहीं दिया है, इतिहास गवाह है। और आज वही यूक्रेन पहले बहुत मजबूत प्रधानमंत्री बताते हुए, नेता बताते हुए मोदी से आग्रह करता है कि आप पुतिन से बात कर करके मामले को सलटाने की कोशिश करें, और आज स्वयं वो कहते हैं, एक कहावत है ना कि मरता क्या न करता, उन्होंने प्रधानमंत्री को फोन किया स्वयं जेलेंस्की ने और आग्रह किया कि आप हमें मदद करें, सपोर्ट करें। और उन्होंने ये चीज खुद ट्वीट करके सूचना दी कि हमने बात की है, और सपोर्ट मांगा यूनाइटेड नेशंस में, आपके सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन आप जानते हैं कि जो डिप्लोमेसी है उसमें सिक्योरिटी काउंसिल में 15 सदस्यीय सिक्योरिटी काउंसिल में 11 लोग जो वेस्टर्न ब्लॉक के थे मैक्सिमम, वो लोग अमेरिका के साथ थे, उनके प्रस्ताव के साथ थे, लेकिन रूस ने वीटो कर दिया, वो प्रस्ताव गिर गया। इसीलिए वीटो का जो पावर है, कई बार इस पर भी चर्चा होती है कि वो अपने आप में लोकतंत्र की हत्या करने वाली का पावर है। वीटो किस चीज का, जब सारे देश समान है, द्वितीय विश्व युद्ध बीते हुए आज आपके 70 साल हो गए, तो ऐसे में वीटो से रूस ने गिरा दिया उस प्रस्ताव को ही, और 3 लोगों ने एब्सटेन किया, जिसमें भारत भी था, चाइना भी था, क्योंकि हमारे दोनों तरफ के संबंध हैं। तो यूक्रेन ने एक लास्ट डिच एफर्ट किया भारत से भी सपोर्ट लेने का, लेकिन वो एफर्ट, उनकी तरफ से वो प्रयास ठीक है उन्होंने किया, लेकिन बेमानी थी, क्योंकि उनका रुख सदा भारत की सरकार और भारत के खिलाफ रहा है। जी आरबी उपाध्याय जी, 21वीं शताब्दी का 22वां साल इतना अलहड़ और आवारा होगा किसी ने सोचा भी ना होगा, और नफरत की इतनी बड़ी कहानी लिख देगा, संबंधों के बीच में इतनी बड़ी खाई पैदा कर देगा और प्रेम के दृष्टिकोण को बदल देगा, किसी ने सोचा भी ना होगा। लेकिन अब जो आगे की शताब्दी है 22वें साल के बाद, उसका क्या होगा और वो कहाँ जाएगी, प्रेम, नफरत और संबंध, तमाम चीज़ों के मायने बदल गए हैं। देखिए चंद्रशेखर, ये बहुत पहले से दिख रहा था। आप इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे जिस तरह से। और भी उपाध्याय जी, मैं आपका जवाब लूंगा, इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आरबी उपाध्याय जी, आपसे सवाल मैंने किया था। जी यूक्रेन का जो रुख था, जिस तरह से नाटो की तरफ झुकाव हो रहा था, तो रूस का चिंतित होना स्वाभाविक है। नाटो की तरफ झुकाव होगा, अमेरिकी सेना या दूसरे देशों की फौजें रूस के बॉर्डर तक, या वहां जो भी हथियारों की तैनाती होगी, मिसाइलों की तैनाती होगी, तो वो रूस के बॉर्डर से, एक्चुअल में बॉर्डर लगता हुआ है। तो देखिए, अपनी सुरक्षा को लेकर हर देश चिंतित रहता है, और यूक्रेन को शायद ये उम्मीद नहीं थी, जैसे उसने कहा कि हमें अकेला छोड़ दिया गया। उसको उम्मीद ये थी कि रसिया अगर कहीं हमला करता है
तो नाटो देश की सेना, उनका वायुसेना, थल सेना और उनके आर्म्स एम्यूनिशन सब मेरे लिए अवेलेबल होंगे तो हम रूस को झुका लेंगे। लेकिन अमेरिका का दूसरे देशों में फौज डिप्लॉयड करने का जो तजुर्बा रहा है वो अच्छा नहीं रहा। अफगानिस्तान से जिस तरह छोड़कर जाना पड़ा और दुनिया में जो किरकिरी हुई, तो बाइडेन का एक अच्छा फैसला रहा कि भाई हम सेना नहीं भेजेंगे। और जब अमेरिका ने इस बात को क्लियर कर दिया तब बहुत बड़ा झटका यूक्रेन को लगा। कोई भी कंट्री तैयार नहीं हुआ कि भी यूक्रेन में अपनी फौजें भेजे, और रसिया ने भी साफ चेतावनी दी थी कि जो भी बीच में आएगा उसका हश्र ठीक नहीं होगा, यानी हम उसको बख्शेंगे नहीं। और इतने दिन से जो ड्रिल चल रही थी, जो युद्धाभ्यास चल रहा था यूक्रेन की सीमा पर, उसमें परमाणु युद्धाभ्यास भी था। तो वो एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि भाई हम कहीं तक जा सकते हैं। और जब यूक्रेन को लगा कि मैं अकेला पड़ गया हूं, और देखिए मैं जो समझ रहा हूं कि यूक्रेन की जनता से और यूक्रेन से कोई दुश्मनी रसिया को नहीं है। वो वहां गैलेस्की और जो लोग, जो उनकी सरकार है वहां जिस तरीके से नाटो की तरफ झुकाव और जो एक व्यवहार था वो रसिया को नागवार गुजरा। और एक चीज और याद रखनी होगी, जब रसिया का विघटन हुआ था, जब अलग अलग देश बने थे, तब मौखिक रूप से तय हुआ था कि जो भी देश बन रहे हैं ये नाटो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो वो भी देखिए कहीं ना कहीं एक जो एक तय चीज हो जाती है उसके खिलाफ जाने की कोशिश यूक्रेन कर रहा था। बहुत दिन तक रसिया ने बर्दाश्त किया, लेकिन जब उसे लगा कि ये नहीं रुक पाएगा तो हालात संवारने के लिए युद्ध में जाना पड़ा। जी। रहा भारत की बात है तो देखिए रूस हमारा एक स्वाभाविक मित्र है, परखा हुआ मित्र है। जब भी हमें जरूरत पड़ती है वो हमारे साथ विश्व पटल पर खड़ा रहा है। ऐसे वक्त में भारत का भी दायित्व तो बनता है। जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, आप देखेंगे अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था। जब बांग्लादेश बनाया गया उस समय रसिया ही था जो हमारे साथ खड़ा था। और मैं तो कहूंगा कि उसी उसमें बहुत ज्यादा किसी भी देश ने हस्तक्षेप नहीं किया जी। और हम आराम से जीत पाए और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर पाए। उसमें बहुत बड़ा सहयोग रूस का था। अमेरिका हमारा कभी स्वाभाविक मित्र नहीं रहा है। वो बनिया है, बिजनेस करता है, व्यापार करता है, वो फायदे के लिए काम करता है। और मैं समझता हूं इसके बाद नाटो कमजोर होगा। जो देश ये उम्मीद करते हैं कि भाई अमेरिका हमारी रक्षा करेगा, भाई कोई हमला करेगा तो वो हमारे साथ खड़ा होगा, उन लोगों को ये समझ में आ गया है। और देखिए यूक्रेन भी अभी तक नाटो का मेंबर नहीं था। नाटो की मेंबरशिप के लिए जीडीपी का 2% वहां मिलिट्री उसके लिए देना होता है। उसने अप्लाई किया था लेकिन अभी तक उसे कंफर्मेशन नहीं मिला। तो बहुत सारी चीजें चल रही थी, घटनाएं घट रही थी, और यूक्रेन को यह हो गया था कि रसिया कुछ नहीं, हम भी एक शक्ति हैं। तो जब एक दंभ हो जाता है, एक अहंकार हो जाता है, तो अहंकार का अंत होता है। और मैं कहूंगा ये अहंकार का अंत है। और रूस नहीं चाहेगा कि युद्ध और लंबा खींचे। जैसे हमारे मित्र बता रहे थे कि युद्ध का पर डे का खर्चा होता है। और देखिए सैन्य बल में यूक्रेन रसिया के सामने कहीं नहीं ठहरता। बिल्कुल। मैं अब चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, ठीक है, मैं आता हूँ आरबी उपाध्याय, चाहे वो नेवी हो। लल्लन सिंह जी, सबसे बड़ा सवाल जो आरबी उपाध्याय जी ने कहा कि लड़ाई में खर्चा बहुत है, और आप भी कह रहे थे अगर लड़ाई लंबी चलती है
तो फिर शायद ये रूस की पराजय है, क्योंकि लंबी लड़ाई मतलब नुकसान। चंद्रशेखर जी, ये बहुत जबरदस्त ये विचारों का तालमेल हो रहा है। उपाध्याय साहब और आपने भी इसमें पूरी दमखम के साथ ये बात बता दी। मैं आपको सच बताना चाहूंगा, मेरे अपने विचार से 1500 करोड़ रुपए अगर प्रतिदिन रूस के ऊपर खर्च है, तो मैं मान के चलता हूँ जो रिपोर्टें आ रही हैं, जो इन्होंने वार प्लानिंग के अंदर पुतिन साहब ने बातचीत भी किया है, वो बाहर आ गई है। उसमें उन्होंने बताया था कि 4 दिन का ही इनका सोच था कि अपने इस एक्शन को करेंगे और हम इस हालात को पैदा कर देंगे कि जो यूक्रेन है वो हमारे मुताबिक अपने आप हो जाएगा। पहला उनका सोच था कि ये इनकी फौज सरेंडर कर देगी और गैलेक्सी साहब के बजाय हम अपने हिसाब से इस शासन तंत्र को चला लेंगे। लेकिन अभी स्थिति जो आ गई है वो एक आपके सामने एकदम साफ है। अगर हथियारों का सपोर्ट और जमीनी स्तर पे नाटो और अमेरिका नहीं आ रहा है, लेकिन और तरह से उसको आर्थिक और तरह से मदद देने के लिए, क्योंकि अमेरिका का हमेशा सोच एक ही है कि महाशक्ति धनी है और सुपर है और रशिया उसका सबसे बड़ा एक कंपटीटर है। तो अब यहाँ की स्थिति आ रही है जो सच भी है कि अगर ये 10 से 12 दिन ये लड़ाई चली तो रशिया का हालत बहुत खस्ता हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यूक्रेन को नाटो और यूरोपियन समूह के बहुत से ऐसे देश हैं और अब तो तुर्की भी जो है ब्लैक सी पे इनके वारशिप को रोक रहा है। तो कई देशों ने ये प्लानिंग कर लिया है कि अगर लंबे टाइम तक रूस में इस एक्शन को लगातार बढ़ाते गए तो ये अपने आप शायद बर्बाद हो जाएगी। और ये बात में दम भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रतिदिन अगर 1500 करोड़ रुपए का अगर रूस के ऊपर दबाव बनेगा तो हालात आप समझ सकते हैं। लेकिन उपाध्याय साहब ने बहुत सही बात बताया, चाहे वो 71 का वार हो या पोखरण हो या और कई ऐसे मौके हो जहाँ यूनाइटेड नेशन और दुनिया के हर मंच पे रूस ने हमें अपना साथ दिया है, तो हम ऐसे मौके पे उससे परहेज करें न करें, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम अपने संतुलित व्यवहार से रूस को ये तो महसूस करा सकते हैं कि हम आपके साथ हैं। और आज हमारी जो ताकत है इसी का कारण है कि जो जैसे जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जो अलकायदा तक को सपोर्ट किया है, उन्होंने पाकिस्तान को सस्ते दामों पे टैंक दिए हैं। तो क्या आज वो किसी मजबूरी में ही हमारे प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि साहब हमें आप रूस से बातचीत करके एक शांति समाधान के रास्ते को पसंद करो। तो ये स्थिति दोनों साइड में बढ़ रही है और मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि शायद कोई ऐसा कूटनीतिक डॉक्टर साहब इंद्रभूषण बाबू बताएंगे कि कुछ ऐसी माहौल बनेगी। उपाध्याय साहब इसको और बताएंगे कि क्या ऐसा मार्ग पसंद कर सकते हैं जिससे रूस की जो अपनी डर है, काइंड ऑफ फियर है कि अगर ये लंबा एक्शन चला तो हमारी हाथी का हाल हादसा होगी। और बहुत सी देश की सोच है कि अगर ये लड़ते रहे तो इनको मदद कहाँ से मिलेगा। बिल्कुल। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। इंदुकांत जी, 21वीं शताब्दी का ये जो 22वां साल है और ये जो दुनिया के भटके हुए कदम है, मानवता का जो रक्त चरित्र लिखा जा रहा है, क्या लगता है कि हम नई पीढ़ियों को जो संदेश विश्व शांति का देना चाहते थे उसमें नाकामयाब से होते जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। हम जितने विकसित हो रहे हैं, जितने मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा ये मानना है कि देखिए भारत का जब स्वर्ण युग था तो हम स्पिरिचुअली दुनिया को शासन करते थे। हम विश्व गुरु थे। किस चीज के विश्व गुरु थे? रुपए से, पैसे से, धौंस से नहीं, अपने ज्ञान की शक्ति से। लेकिन आज दुनिया में आप देख लें कि ताकत से, पैसे से, रुपए से, अर्थतंत्र से या अपनी धौंस से मोनोपोलाइज करने की लोग कोशिश कर रहे हैं
और जब देखिए दुनिया के शीर्ष पे अगर अपने परिवार में आपके परिवार का जो स्वामी होता है, पिता है, दादा है, अगर वो माफिया है या माफिया जैसी उसकी प्रवृत्ति है, तो बच्चों को आप सोचेंगे संत पैदा हो तो नहीं होगा। इसी तरह से वर्ल्ड ऑर्डर में जो देश दुनिया के लिए आदर्श स्थापित करने चाहिए, जो लोकतंत्र के वाहक होने चाहिए, वो जिस तरह से लोकतंत्र की अवहेलना करते हैं और लोकतंत्र के नाम पे दुनिया के कई देशों का शोषण करते हैं, कई जगह जबरन सत्ता परिवर्तन कराते हैं, जैसा अभी का केस माना जा रहा है, फिर उनको देख के बाकी देश भी यही सोचते हैं कि अपनी ताकत बटोरें, अपने मिलिट्री पावर को बढ़ाएं और उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। उसका देखिए बड़ा उदाहरण मैं चंद्रशेखर जी आपको बताऊं, आज जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जो डिबेट हुआ, जो रेजोल्यूशन लाया गया था सोवियत रशिया के खिलाफ, वो बड़ी मतलब इम्पोर्टेंट है। देखिए जो अमेरिका दुनिया के कितने देशों में बिना बुलाए, बिना किसी अधिकार के घुस जाता है, एक्शन ले लेता है, उसने कहाँ छोड़ा? वियतनाम गया, इराक गया, ईरान गया। देखिए किसी के एयर स्पेस में भी आप जाते हैं अगर किसी सॉवरेन कंट्री के, और यूएन जो चार्टर्स हैं, संयुक्त राष्ट्र के जो चार्टर हैं, अगर उनका आप सम्मान नहीं करते हैं तो आप दोषी हैं और युद्ध के अपराधी माने जाते हैं। आज वही हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं दर्शकों के लिए और आप लोग सभी लोगों को इस चर्चा में कि जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने आज चर्चा के लिए प्रस्ताव निंदा का रखते हुए रूस के खिलाफ कहा, लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड उनका नाम है, कि या तो आप हमारे इस प्रस्ताव का समर्थन करिए और किसी भी सूरत में जो एग्रेसर रूस है उसकी निंदा करिए और उसके एग्रेशन को रोकने के लिए आप हमारे साथ खड़े होइए और लोकतंत्र की रक्षा करिए। और साथ में उन्होंने ये राइडर ऐड किया कि अगर आप इसका विरोध करते हैं या एब्सटेन करते हैं, जो भारत ने किया, अर्थात वोटिंग में भाग नहीं लेते हैं, तो ये माना जाएगा कि आपका संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के प्रति सम्मान नहीं है, लोकतंत्र के प्रति सम्मान नहीं है, और आप वास्तव में जो इस समय यूक्रेन में हमलावर है, एग्रेसर है रशिया, आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं या उसके साथ खड़े हैं। इतनी बड़ी बड़ी आदर्श की बातें लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने किया अमेरिकन प्रस्ताव रखते हुए। लेकिन आप देखिए इसके जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है। जो सबसे मुखर जवाब जो इस समय एग्रेसर माना जा रहा है दुनिया में, रूस के जो वहां पर प्रतिनिधि है संयुक्त राष्ट्र में, जो उनके एम्बेसडर है, उन्होंने क्या कहा, वेलिसी नेवेंजिया ने, उन्होंने कहा कि तुम क्या सिखाओगे हमें मोरालिटी और आदर्श, जिसने दुनिया में सबसे अधिक एग्रेशन का काम किया है, सबसे ज्यादा देशों में घुसपैठ किया है बिना किसी नियम कानून का पालन किए हुए। उसका बड़ा उदाहरण इराक है, अफगानिस्तान है, वियतनाम है। तो आप हमें मोरालिटी सिखाने से दूर रहिए। और उसके बाद उन्होंने वीटो कर दिया। देखिए ये दिखाता है ये कि दुनिया में आज जो मौके तुमने कहा था, मैंने कोट किया था उस दिन। इंदुकांत जी देखिए कितना अच्छा दृश्य मुंबई एयरपोर्ट का, पूनम महाजन, पीयूष गोयल, भारतीय युवाओं का 219 छात्रों का दल वहां पहुंचा है, उनको लेने पहुंचे, उनको रिसीव किया, क्रू का अभिनंदन किया। यही भारतीय आदर है और यही भारतीय साहस है जिसकी पूरी दुनिया में हमेशा तुलना की जाती है। और आज यूक्रेन को भी ये दो चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि एक तो वियतनाम का युद्ध उसको याद रखना चाहिए, और दूसरा भारत का जो जांबाज सिपाही है वो याद रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया के किसी भी बाजार में हथियार मिल जाएगा, लेकिन हिम्मत तो खुद रखनी होगी, और वो हिम्मत बहुत ज़रूरी है इस समय। जी इंदुकांत जी। हाँ चंद्रशेखर जी, आपने ठीक कहा। देखिए जो भारतीय परंपरा है अतिथि देवो भव, और जिस तरह से दिल खोल करके लोग अच्छाई की प्रशंसा करते हैं,
क्योंकि डिप्लोमेसी में आप जानते हैं कि हर चीज को प्रशंसा भी करना हो तो बड़ी जुबान को दबा करके धीरे से हल्की सी बातें करते हैं, मीठी सी बातें थोड़ी सी कहते हैं। अगर आपने देखा पीयूष गोयल जी को कि किस तरह से जो स्टाफ है, जो एयर इंडिया का, जो जिसने इतना परिश्रम किया और किस तरह से रोमानिया के रास्ते से, बुखारेस्ट से लेकर के भारतीय बच्चों को यहाँ पे आया, स्टूडेंट्स को, उनका उन्होंने वेलकम किया, उनको पूरा मौका दिया देश के साथ बात करने के लिए। जो उनके साथ स्टाफ होता है, जो परिचारिकाएं होती हैं, उनकी जो हेड होती हैं, उनसे बात करवाया। उन्होंने किस तरह से बताया कि छात्र आए तो उन्होंने तालियां बजाई। वो अपने जमीन पे आने के बाद उनकी आंख से आंसू आने लगे, क्योंकि वो इतनी विपरीत विकट परिस्थितियों में फंस गए थे, जहाँ पे ना आगे रास्ता दिखता है न पीछे। कहते हैं ना कि एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई। और वहां से भी देखिए, एक चीज बड़ी अच्छी है कि हाल के दिनों में, खासतौर से मोदी गवर्नमेंट में हमने देखा, सुषमा स्वराज जी जब, कल आप चर्चा कर ही रहे थे, सुषमा स्वराज जी जब अपनी विदेश मंत्री थी, उस जमाने से भारत के लोग कहीं भी फंसे हों तो वहां से देश ने उनको बचा करके, जनरल वीके सिंह उसके लिए बड़े, मतलब उनकी जितनी प्रशंसा की जाए, कि वो जा करके स्वयं अपने साथ प्लेन से लोगों को लेकर के आए, और अपने ही देश के लोगों को नहीं, दूसरे देशों के लोग भी जो फंसे थे, जो वहां से नहीं आ पा रहे थे, उनको भी लेकर के आए। खाड़ी देशों में जब संकट आया और जगहों पे संकट आया, अच्छा ऑपरेशन किया था। बिल्कुल, यमन के ऑपरेशन की मैं चर्चा कर रहा हूँ, जहाँ पे और देशों, खासतौर से अमेरिका, ब्रिटेन, जो विकसित देश हैं, ये अपने नागरिकों को लेने नहीं जा पा रहे थे। लेकिन उन परिस्थितियों में भी भारतीय जांबाज पायलट्स के साथ जनरल वीके सिंह खुद गए, क्योंकि वो विदेश राज्य मंत्री थे उस हैसियत से, और वहां से बातचीत करके अपनी डिप्लोमेटिक सफलता के साथ न सिर्फ भारतीय जहाज में भारतीय लोगों को लेके आए, बाकी ब्रिटिश लोगों को, फ्रांस लोगों को, अमेरिकन लोगों तक को लेकर के आए थे प्लेन से। ये इससे क्या होता है कि आपकी पूरी दुनिया में इमेज जाती है कि यू आर वर्किंग एज अ सेवियर, आप रक्षक की तरह काम कर रहे हैं, और अपने देश के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए। तो यही पे सब सही साबित होता है आपके एक्शन से कि हम विश्वास करते हैं इस चीज में, वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी में। और मैं चर्चा कर रहा था कि किस तरह से यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जो बहस हुई आपस में, जिसमें लोगों ने एक दूसरे को अपने आदर्श बताने की कोशिश की, वहां पे आज बड़ी चर्चा का विषय है कि यूक्रेन की तरफ से उनके राजदूत ने जो पक्ष रखा, उस पर काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने रूस से भी कहा, रूस के प्रतिनिधि से, कि आप भी लोगों के लिए अच्छी बात कहिए, अच्छी बात सोचिए, और जो यूक्रेन के लोग हैं उनके सेल्वेशन के लिए सोचिए। और उन्होंने कोई तीखी बात नहीं कही, लेकिन शब्दों में उन्होंने ये जरूर कहा कि रूस अपनी नाजी प्रवृत्ति पे काम कर रहा है, और नाजीवाद में जैसे होता था वैसे एक्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भगवान से प्रार्थना करिए कि ये चीज रुके, और लोगों के सेल्वेशन के लिए प्रार्थना करिए। और रूस के प्रतिनिधि का विशेष तौर पर नाम लेकर उन्होंने कहा। लेकिन दुनिया ऐसी हो गई है चंद्रशेखर जी, जहाँ पे आप भावनात्मक बातें और प्यार की बातें, इमोशंस की बातें सिर्फ आप बोलने के लिए, छपने के लिए और लिखने के लिए उपयोग करते हैं। बट दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, तो खो जाए तो सोना है। ये बात यहाँ पे भी लागू होती है कि इस दुनिया में हम अपने स्वतंत्रता के लिए, अपने स्वायत्तता के लिए, अपने संप्रभुता के लिए जब लड़ते हैं तो लोग उसको हंसी में लेते हैं, मजाक में लेते हैं, हल्के में लेते हैं। लेकिन जब वही स्वतंत्रता, स्वायत्तता, संप्रभुता हमारी खुद जा रही होती है, जो लोग हंस रहे होते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि इसकी मीनिंग क्या है। बिल्कुल, जो यूक्रेन ने किया कश्मीर के मामले में। अभी यदुका जी एक लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आरवी उपाध्याय जी, देखिए, जो दूसरों को अच्छा देखती उन आँखों का रेटिना बदल दिया गया है, और जो सहायता के लिए धड़कते दिल थे उनको ट्रांसप्लांट कर दिया गया है। और आगे ऐसा
कहीं हो ना जाए कि मानवता अगर मरने लगे तो उसमें सेल डाल के उसे फिर से जिंदा कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरह का मैकेनिज्म हो रहा है मुझे ऐसा ही लगता है। देखिए, मानवता के मायने बदल गए। अपने अपने तरीके से लोग परिभाषित कर रहे हैं। आज वर्चस्व की लड़ाई है। अमेरिका अपने वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, वो इसलिए लड़ रहा है। उसे मानवता से या मानव मूल्यों से कोई लेना देना नहीं, जबकि वो बात मानवता की और मानव मूल्यों की करते हैं। लेकिन वो सिर्फ बातें हैं। पूरे विश्व का परिदृश्य बदल रहा है। पूंजीवाद मैं नहीं समझता हूं कि मानवता कहीं कोई जिंदा रह पाती है। समाजवाद जो था उसमें मानवता का एक स्थान था और उसी तरह की नीतियां थी कि गरीब को थोड़ा सा जेब से निकाल लो, जो अमीर है उसकी जेब से पैसा निकालो और गरीब को थोड़ा सा दे दो और दोनों कहीं बराबर आ पाए। लेकिन अब वो धारणा बदल रही है। ज्यादा से ज्यादा पूंजी कैसे कमाई जाए और पूरे विश्व पर कैसे वर्चस्व कायम किया जाए, मानवता पर कैसे वर्चस्व कायम किया जाए और कैसे सारी चीजों को दता बताते हुए आगे बढ़ा जाए, इस तरह का कल्चर डेवलप हो रहा है। देखिए, अभी जो लड़ाई हो रही है यूक्रेन और रूस की, ये भी वर्चस्व की लड़ाई है। भाई यूक्रेन समझता था कि भाई नहीं, मैं नाटो के साथ हूं, नाटो मेरे साथ है, तो वो रूस पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था कि रूस मेरे से डरे, मेरे छोटे भाई की तरह रहे, इधर आंख उठा के न देखे। इस समय मानवता सेकेंडरी हो जाती है। युद्ध होता है, सबको पता है, विभीष का सबको पता है, उसके बावजूद भी युद्ध होता है। और देखिए, परिस्थितियां देश काल बदलता है। आप देखेंगे, आप पहले दो ही महाशक्तियां थी, रूस होता था, अमेरिका होता था, और रूस का विखंडन हुआ। अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था और मैं कहूंगा अमेरिका ने ही रसिया को कमजोर किया और खंड खंड कर दिया और इतने सारे देश बना दिए। अब वो पुनः अपने आप को साबित करना चाहता है, मजबूत बनना चाहता है। इसी बीच में चीन का उदय हो गया। बहुत सारे हमने मंच बना रखे हैं। अंतरराष्ट्रीय पंचायत का फैसला समुद्री सीमा के मामले में चाइना ने नहीं माना और विश्व का कोई देश उसका कुछ नहीं कर पाया, कोई अंकुश नहीं लगा पाया। तो मैंने कहा ना, चीजें बदल रही हैं। अभी तक अमेरिका को अगर कोई टक्कर दे रहा था तो चाइना था। चाइना से बहुत बड़ा खतरा अमेरिका महसूस करता है। जिस तेजी के साथ एक आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में चीन उभरा है, तो अमेरिका पहले चिंतित है। अब जो इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, उससे चीन और मजबूत होगा। क्यों? रूस जितना कमजोर होगा, रूस डिपेंडेंट हो जाएगा चाइना के ऊपर और चाइना उसको पैसा देगा, अपनी शर्तों पर देगा, मदद करेगा। मानवता के ऊपर और बहुत सारे हमले देखने को मिलेंगे आपको जी। पड़ोसी देश में। आप देखिए, पाकिस्तान को चाइना ने कर्ज दिया और वहां के आवाम के ऊपर कितने जुर्म हो रहे हैं। अब चाइना को उससे कोई लेना देना नहीं है। वो अपने प्रोजेक्ट के लिए वहां के लोगों को मरवाएं, कटवाएं, वहां के संसाधनों को कब्जा करें, वो भूखे मर जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है, कब्जा करना है पाकिस्तान के ऊपर। तो ऐसे में मानवता की उम्मीद, देखिए प्राथमिकताएं बदल गई। पहले दिल पसीज जाता था, कोई कष्ट में दुख में होता था तो दूसरा व्यक्ति भी दुखी हो जाता था।
अब ऐसा नहीं है, हम खुश होते हैं, दूसरा अगर कोई दुखी है, और जनरल में मैं कहूं तो समाज में भी देखिए, अगर कोई गरीब है तो उसको कहेंगे अरे बेचारे पर मकान नहीं बना, अरे बेचारे पर कपड़ा नहीं है। यानी जो बेचारा कह रहा है उसको बड़ी आत्मसंतुष्टि होती है कि मेरे पास कपड़ा है, मेरे पास सब कुछ है। वो उसे 2 पैसे के ना कपड़े देगा ना खाने को देगा, बेचारा कहने में बहुत आनंद आता है और वो खुश होता है, अपनी ईगो को तुष्टि करता है। वो कहता है कि नहीं, ये बेचारा परेशान, अच्छा लगता है, उस बेचारे की मदद करता। सरकारों का भी वही हाल है। देखिए, सरकारें गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगी, गरीबों के उत्थान के लिए काम करेंगी, लेकिन गरीबी और बढ़ जाएगी। बढ़ रही है गरीबी, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ रही है। तो ये मानवता जो शब्द है उसकी विस्तृत परिभाषा है जी, अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मानव मूल्यों का ह्रास हो रहा है और मानवता के ऊपर हमला हो रहा है। कहीं कोई किसी के गम में गमगीन नहीं है। भी अमेरिका ने जिस तरीके से इराक पर कब्जा किया, भी उनके जैविक हथियार हैं और उस देश को बर्बाद कर दिया और कुछ नहीं मिला। कहां थी मानवता? तो मानवता का पाठ पढ़ाने वाले खुद मानवता का पालन नहीं कर रहे। और हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ, सिक्योरिटी काउंसिल और ह्यूमन राइट, कहां है? ये भी मैं कहूंगा गुलाम हो गए। भी संयुक्त राष्ट्र संघ है, बिल्कुल बिल्कुल फंडिंग अमेरिका करता है ज्यादा, ठीक तो वो कह रहे हैं। अमेरिका के गुण गाएगा, उसके गलत को भी सही ठहराएगा। फिर कहां निष्पक्षता बची है? कौन मानवता की बात करेगा, कौन मानवता की रक्षा करेगा, कौन मानव मूल्यों की रक्षा करेगा? पूरा परिदृश्य बहुत दुखदाई हो गया है। जी, अब तो जंगल राज है, ठीक जिसकी बात, लाठी उसकी भैंस। ठीक बात है चाहे ललन जिस सिंह पर कब्जा कर लो, चाहे जहां अपना ललन वर्चस्व कायम कर लो, जी, और ठीक, जो मैं आता कमजोर हूँ है उसको दबा लो। मैं आता हूँ आपके पास। ललन सिंह जी, देखिए, आरबी उपाध्याय जी ने जो कहा, इंदुकान जी, मैं शायद आपको कहीं जाना है तो उसका मैं अभी विदाई दूंगा, लेकिन थोड़ा रुक जाइए। ललन सिंह जी, देखिए, जो कहा, मेरा जवाब दे के जाइएगा। जो कहा आरबी उपाध्याय जी ने, क्या कहा, ये बात समझ में आती है थोड़ी बहुत कि जो दुनिया में गरीबी हटाने के, शिक्षा के लिए जो खाना बांटा जा रहा है देशों में, बिल्कुल ऐसा है कि वो सरजू की माँ के कंगन लेने के लिए बेरहम लाला कभी फसल के लिए, कभी खाद के लिए उसको पैसा देता है और बाद में उसका पूरा खेत लूट लेता है। शायद दुनिया का परिदृश्य बिल्कुल यही लग रहा है। आप लोगों ने पूरी सच को, चाहे वो डॉक्टर साहब हो, उपाध्याय साहब हो, और साथ साथ आपने सब सच्चाई को उजागर कर दिया। लेकिन मैं एक फौजी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पुतिन साहब का अभी 1 घंटे बिल्कुल, पहले मैं ललन सिंह जी आपका जवाब लूंगा, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं, सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। ललन सिंह जी आपसे जवाब ले रहे थे और जो चर्चा है वो इस मोड़ पर आ पहुंची है कि लगता है कि ऐसी भी बातें हो जानी चाहिए युद्धों के बीच में। आपने बहुत सही कहा। जो हमारे पत्रकार महोदय और जो विशेषज्ञ साहब हैं, वर्तमान जो दौर है
उसमें अब ये बेईमानी सा लगता है कि दुनिया के बहुत सारे देश मिलकर किसी एक देश का उत्थान करना चाहते हैं, वहाँ की गरीबी भूख को मिटाना चाहते हैं। दरअसल एक छद्म युद्ध है, वो उसकी ज़मीन दबाना चाहते हैं। जी, एक जबरदस्त इस पूरे राजधानी को चाहे और बम भी इनको गिराना पड़े, लेकिन कल मॉर्निंग तक उम्मीद की जाती है कि ये पूरे तौर पे इस ट्रेन को अपने दबाव में ले लेंगे। सवाल एक बात का है कि इनका कहना है रूस का कि कल तक ये उम्मीद थी कि यूक्रेन इनसे बातचीत के शर्त पे इस युद्ध विराम को एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन सरेंडर कर देगा, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। कारण फिर वही नाटो और अमेरिका का उनके अप्रत्यक्ष रूप से उसको गर्म करना, मोटिवेट करना। लेकिन शायद यूक्रेन को पता नहीं है, लड़ाइयाँ जब होती हैं तो दोनों बर्बाद हो जाते हैं। लड़ाई में जो अटैकर है या जो डिफेंसिव है, लेकिन बचता कोई नहीं है। जब 1500 करोड़ रुपए रसा कर जाएगा तो यूक्रेन की भी हालत लगभग यही होगी। लेकिन अमेरिका, जैसा कि उपाध्याय साहब ने बताया, किसी भी समय उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। उसको एक महाशक्ति बनना है और बीच में चीन भी आ गया है। लगातार आपको बताऊं, कल से साउथ चाइना सी में 3 दिन का ज्वाइंट ऑपरेशन उसका स्टार्ट होता है। सोचिए, इस माहौल में जो चीन है वो साउथ चाइना सी के अंदर 3 दिन का वो अपना एक्सरसाइज शुरू कर रहा है। ये क्या है? ताइवान के ऊपर या अमेरिका के ऊपर या एक पूरी दुनिया का सामरिक माहौल खराब करने का उसका सोच है। आपने सही कहा उपाध्याय साहब कि जो चीन भी है वो भी अब खटक रहा है, और इधर रूस जो थोड़ा नहीं बहुत मानवीय हालात को नेस्ताबूद करने की तैयारी में है, लेकिन उसकी अपनी मजबूरी है और यूक्रेन की अपनी मजबूरी है। लेकिन बीच में अमेरिका की इनका एक अपना स्वार्थ जो कि दुनिया को वर्ल्ड वॉर के तरफ भी ले जा सकता है। कल जब अर्ली मॉर्निंग में अगर भगवान न करे, अगर जबरदस्त ऊपर से एयर अटैक, और जैसे ही एयर अटैक बंद होगा उसको एफईसी लाइन बोलते हैं, वहां से जमीनी टैंक के पीछे अपनी पूरी सपोर्ट के साथ उसको ऑक्युपाई करेंगे, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, उनकी संसद हो या उनका जितना भी भाई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊँगा आपके पास। ललन सिंह जी, मैं आऊँगा आपके पास। इंदुकांत जी, ये जवाब मुझे दे दीजिए कि अगर 10 देश मिलकर किसी की सहायता कर रहे हैं, वहाँ पे गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें अब मानवता कोई कहीं कुछ है नहीं, उसमें बस वो उसकी ज़मीन दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ज्यादातर जगहों पे ऐसा देखा जाता है। चुनिंदा कुछ देश ऐसे हैं चंद्रशेखर जी जो मानवता के नाते काम करते हैं, मानवता के लिए काम करते हैं। इसका बड़ा उदाहरण है जो आपने भी उदाहरण दिया, उसी में आप जोड़ लें भारत का नाम। भारत ने जिस तरह से अफगानिस्तान में उनकी संसद बना के उनको दी, अफगानिस्तान के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चरल चीजों को डेवलप करने में उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए लगाए, जो कल आपने चर्चा में बल्कि उठाई भी थी बात कि उसका रिटर्न भारत को क्या मिला? कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला। और वो क्या भारत को वापस मिलेगा उनका धन? भारत का लक्ष्य क्या था कि लोकतंत्र का मंदिर उसका अच्छा बना के दे, जिससे वहाँ लोकतंत्र फलता फूलता रहे। वहाँ पे शिक्षा के मंदिर बना के दें, वहाँ पे सड़कें बना के दें, पुल बना के दें, रेलवे के प्रोजेक्ट पे उन्होंने मदद किया। तो इस जंग की जो मदद किया, उस मदद की कोई चर्चा है? जो वहाँ की जनता बेचारी निरी है, जो जहाजों पे चढ़ कर करके देश छोड़ के भागना चाहती थी, आज वो दमन का शिकार है। आप देखिए, जो लोग, जो महिलाएं वहाँ पे 50-60s में किस तरह से मॉडर्न वेशभूषा में और स्वतंत्रता के साथ रहती थी। एक बड़ा अच्छा कोट में देख रहा था कि पुरुषों का बनाया हुआ, जो कहते हैं ना, जो भारत में भी आप देखें लड़ाई चल रही है कि हम बुर्का पहनेंगे, तो किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया है, किसी वेस्टर्न थिंकर का है कि बुर्का तो पुरुषों का बनाया हुआ छोटा एक जेल है कई मामले में, और उसके लिए लड़ा जा रहा है।
आप ये देखिए कि उससे वेस्टर्न कंट्रीज में और इवन जो आपके मॉडर्न लोग हैं वहां पे, आपके अरबियन कंट्रीज में, अफगानिस्तान में महिलाओं को मुक्त कर दिया गया था। आज वापस वहां पे बाई फोर्स, देखिए धार्मिक नाते से, अपनी आस्था के नाते जो बुर्का पहनना चाहता है, हमारे देश में भी, हिंदुओं में भी, सनातन धर्म में भी देखिए बहुत सी महिलाएं पर्दे में रहती हैं, लेकिन किसी को फोर्स किया जाए, ये तालिबानी बात हो गई। वो अफगानिस्तान में आप देखें कि तमाम महिलाओं को फिर उसी जगह पहुंचा दिया गया। तो भारत उनको लोकतंत्र देना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान उनको जेल देना चाहता था। अमेरिका उनको अपना एक उपनिवेश बनाकर रखना चाहता था। उसके पहले रूस ने भी वही कोशिश की थी 70s में जी। तो अब आप देखें कि लोकतंत्र का समर्थक जो भारत है, जब भारत पे कोई आपत्ति आती है, आफत आती है, तो लोग भारत के साथ भी नहीं खड़े होते हैं। खड़ा किसके साथ होते हैं? जो हम अच्छा या बुरा कुछ भी कर रहे हो, मेरे साथ खड़ा हुआ होगा। जैसे चीन अभी कर रहा है, अब पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है रूस के साथ। लेकिन हमने बीच की लाइन ली है, तो कभी अगर हमें मजबूर होने पर आवश्यकता पड़ेगी कि हमारे पक्ष में रूस वीटो करे, और अगर सामने चीन होगा, तो आपको लगता है कभी रूस हमारे लिए वीटो करेगा? संयुक्त राष्ट्र में नहीं करेगा, कभी नहीं। क्योंकि चीन और भारत में चुनाव होगा। तो आज की स्थिति में जो पहले रूस भारत के साथ खड़ा होता था, अब निश्चित तौर पे नई जो राजनीतिक स्थिति और डिप्लोमेसी दुनिया की है, उसमें वो चीन के साथ खड़ा होगा। और अगर जल्द से जल्द करेक्टिव स्टेप्स इंडिया ने नहीं लिए, भारत ने नहीं लिए, तो पाकिस्तान भारत में भी अगर कोई ऐसी स्थिति बनेगी, तो चीन की शह पर या तो रूस न्यूट्रल रोल अदा करेगा, या कहीं ऐसा ना हो, हमें आशंका है कि आने वाले वक्त में अपने स्वार्थ या अपनी कूटनीति या अपनी राजनीति के चलते वो पाकिस्तान को पीछे से न सपोर्ट करने लगे। तो जो हमारा रुख अमेरिका की तरफ बढ़ा है, उसके बाद थोड़ा सा शह दिया भी था शायद भारत को थ्रेटन करने के लिए रूस ने, कि आप हमको पूरी तरह मत भूल जाओ। पाकिस्तान को उन्होंने शह दिया था। और अभी जिस तरह से एक एक्सिस चाइना की स्ट्रेटजी के तहत चाइना, पाकिस्तान और रूस का बनने का चल रहा है, नजर आ रहा है, उसमें भारत को ये तय करना पड़ेगा कि अपनी कूटनीति को तेज करके और अपनी चातुर्य से किस तरह से रूस से कम पाकिस्तान को दूर रखा जाए, जिससे हम अपने इंटरेस्ट की रक्षा कर सके। अन्यथा अगर अपने इंटरेस्ट की रक्षा हम नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में हम चाहे जितना भी लोकतांत्रिक बात करें, जितना भी आदर्श की बात करें, हमारे साथ इस युग में, इस दुनिया में कोई नहीं खड़ा होगा हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, हमारे आदर्शों के लिए। लोग नाम लेंगे, लेकिन वो हमारे साथ नहीं खड़े होंगे, केवल हमें सांत्वना दिया करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इंदुकांत दीक्षित जी, आपका डिबेट में जुड़ने के लिए। ललन सिंह जी, देखिए मानवता को आगे बढ़ाने की बात बेमानी सी नज़र आती है, और अब दुनिया किसी नए ठिकाने की ओर अग्रसर हो रही है। आपने एकदम सही कहा। जो डॉक्टर साहब ने अभी अपने विचार रखे, उसमें तो बहुत दम है। कहीं ऐसा ना हो कि जो नया दुनिया का समीकरण बने, जो सामरिक किसी खराब और चिंताजनक माहौल, कभी ऐसा हो कि भारत और पाकिस्तान का कोई न कोई ऐसा सिचुएशन हो, और होने की संभावना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका भी और रूस भी हमारे लिए तटस्थ हो जाए। और तटस्थ होने की स्थिति में भारत को अपनी हालात से अपने आप में ही सेल्फ कंटेन होकर उसका मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन चंद्रशेखर जी, मैं एक चीज साफ कहना चाहता हूँ कि समय आ गया है कि हमें अपने आप में कुछ ऐसे निर्णय करने पड़ेंगे जो ऐसा लगे कि भाई इन्होंने हमें मौके पे तटस्थ नहीं थे, हमारे लिए इन्होंने सीना तान के उस मौके पे काट दिया था। आज इसकी भी जरूरत है। और बड़े बड़े कूटनीतिक और राजनीति के माने जाने वाले और रक्षा विशेषज्ञ भी इस बात को मान रहे हैं कि भारत को इस लड़ाई के अंदर जो 3 दिन अभी हुए हैं, और हो सकता है कि वो कल और परसों तक कोई एक निर्णय की स्थिति में भी आ जाए, तो अपने सोच और रणनीति में थोड़ा सा और पैनी चमक
और उसमें ताकत देना होगा। नहीं तो तटस्थ रहने से चीन जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर और तुर्की जैसे भी देश हमारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भारत के लिए बहुत बड़े एक तरह से आफत के साथ हमारे लिए काम कर सकते हैं। तो माहौल जो बन रहा है इसमें हम केवल अभी यूक्रेन और रशिया को नहीं, हमें अपने पाकिस्तान और चीन का जो हमारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष एलएसी के ऊपर जो हालात हैं उसको भी ख्याल रखना पड़ेगा। और एक बात, क्यों नहीं अभी कभी राजनीतिक दल इस मौके पर सर्वदलीय नहीं हो या कुछ भी हो, हमारे फौज और हमारे देश हित में क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? बहुत कम उनकी आवाजें आ रही हैं, स्पीच आ रही हैं, बयानें आ रही हैं। ऐसा क्यों? आज हमारे प्रधानमंत्री साहब के साथ इन सभी को अपने सजेशन के साथ इस माहौल में अपने विचारों को भी देना चाहिए, क्योंकि भारत सबका है और आज इसकी जरूरत है। बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी, देखिए लल्लन सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अब अपने हितों पर बात करने का भी वक्त है, और सही बात है, सर्वदलीय बैठक भी करनी चाहिए और ये कहीं जानना चाहिए, क्योंकि अपना ज्ञान और सबका ज्ञान और कहीं ना कहीं पूरे कुनबे का एक विचार विमर्श ये हो कि कहीं ना कहीं अपने हित की बात भी हमें सोचनी चाहिए, क्योंकि वक्त है नहीं अब कि हम बहुत देर लगाएं या बहुत दिनों तक सोचें। हर राष्ट्र अपने हित सर्वोपरि रखता है। अमेरिका अपने हित सर्वोपरि रखता है, भले ही उसने यूक्रेन को नाटो का और पूरा बर्दाश्त दिया, सहायता का आश्वासन दिया, लेकिन उसे पता था कि मैं अगर डायरेक्ट रूप से अगर युद्ध में शामिल हो जाता हूं तो मेरे हित कहीं न कहीं प्रभावित होंगे और मैं प्रभावित होऊंगा। इसलिए उसने साफ बोल दिया कि भाई हम सेना नहीं भेज सकते, मदद करेंगे, आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन हम अपनी सेना नहीं भेज। भारत को देखिए अपने आप में मजबूत होना होगा, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा। आज क्या है, लल्लन सिंह जी ज्यादा जानते हैं कि जो राजनीतिक लोग हैं बड़े बड़े रक्षा सौदे करते हैं और उनमें कट मनी मिलती है, जो राजनीतिक लोग हैं वो उसका प्रयोग करते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। और इसीलिए हम आत्मनिर्भर नहीं है और हमारे अपने टैंक को फेल कर दिया जाएगा। बाहर से टैंक खरीदने में कुछ मिलेगा, यहाँ टैंक बनेंगे तो क्या मिलेगा? ये जो चलता आ रहा है ना एक क्रम से, इस पर विराम लगाने की जरूरत है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। और ये नहीं है जब हम मंगलयान भेज सकते हैं, चंद्रयान भेज सकते हैं, क्या हम हथियार नहीं बना सकते? बना सकते हैं, लेकिन सरकारें कहीं ना कहीं गला घोंटती हैं। राजनीतिक लोग नहीं चाहते कि रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने। जो अरबों के सौदे होते हैं और उसमें जो कटमनी मिलता है वो बंद हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और एक चीज बता रहा हूं, ये बहुत जरूरी हो गया है। आप मजबूत हैं तो आपके साथ सब खड़े हैं, कमजोर के साथ कोई नहीं खड़ा होता। आपको अपनी बात मनवाने के लिए अपने आप को मजबूत करना होगा। हमारी सेना में पूरे कौशल है, पूरा हौसले के साथ लड़ती है, युद्ध जीतती है, लेकिन राजनीति के लोग सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। चाहे वो चाइना का युद्ध रहा हो, उस समय अगर वायुसेना का प्रयोग किया जाता, जो भी हमारे पास था टूटा फूटा, हमने वायुसेना का प्रयोग ही नहीं किया। उस समय तस्वीर बदली जा सकती थी। मान लीजिए पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, भारतीय फौजें जहां तक पहुंच गई थी, इतने सारे बंधक बना लिए थे। अगर अच्छा राजनीतिज्ञ अगर समझौते की टेबल पर होता तो अपनी बहुत सारी बातें मनवा सकता था, बहुत सारे क्षेत्र पर कब्जा कर सकता था। और पाकिस्तान की मजबूरी थी, उसका आंतरिक दबाव था लोगों का, क्यों इतने सारे फौजी यहां बंदी थे, उन परिवारों का दबाव था, पाकिस्तान को झुकना पड़ता। लेकिन राजनीतिक लोग, मैं समझता हूं कि वो अच्छी तरीके से डायलॉग नहीं कर पाए या समझौता नहीं कर पाए,
सेना की जीत को भी मैं समझता हूं कि प्रॉपर जो एक हमें जो गेन होना चाहिए था वो गेन भारत नहीं कर पाया। जी। उनका सारा भूभाग लौटा दिए गए, उनके सैनिकों को लौटा दिया गया, और दूसरे मायनों में बिल्कुल, मैं आपका जवाब लूंगा आरबी उपाध्याय जी। इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आरबी उपाध्याय जी, देखिए, युद्धों में तो हम जीत गए लेकिन समझौतों में हार गए, हमेशा हार गए। और एक सबसे बड़ी जो विडंबना है, जिस बांग्लादेश को हमने बनाया, हमारी आर्मी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया और हमारे खून पर वो एक बिल्डिंग खड़ी हुई, आज वो भी हमें आंख दिखाता है, हिंदुओं का कत्लेआम करता है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं जो राजनीतिक लोग हैं उनका दायित्व होता है। सेना का दायित्व अपना पूरी तरीके से सेना निभाती है, लेकिन राजनीतिक लोग हमारी जीत को उत्सव में नहीं बदल पाते, या उसके जो बेनिफिट होने चाहिए वो बेनिफिट देश को नहीं मिल पाते हैं। अगर ऐसा होता तो हिंदुओं का कत्लेआम नहीं होता, मंदिर नहीं तोड़े जाते वहां पर। मगर हम कहीं अंकुश नहीं लगा पाए, हम अपना वर्चस्व उसके ऊपर नहीं रख पाए, हमने अपना वर्चस्व खो दिया। हमने कोई इस तरह की प्लानिंग नहीं की कि आगे हम बांग्लादेश को इस तरीके से टैकल करेंगे। हमारी कोई स्पष्ट नीति नहीं थी, और आज भी कोई स्पष्ट नीति नहीं है। और तो और वो आर्थिक शक्ति भी उभर रहा है, भारत से ज्यादा तेजी से विकास कर रहा है। हमारे कपड़ा उद्योग था, उस पर उसने कब्जा किया है। बहुत सारी चीजें राजनीति से पैदा होती है। बिल्कुल। और राजनीतिक लोग जब तक, देखिए विडंबना क्या है, जिसकी ना फटी विवाही वो क्या जाने पीर पर आई। किसी नेता का बेटा बॉर्डर पर शहीद होता है, उसे शहीद का दर्द क्या पता होगा। शहीद का दर्द उस माँ को पता होता है, उस बाप को पता होता है जिस घर का बेटा बॉर्डर पर शहीद होता है। जी। तो नेता क्यों नहीं भेजते हैं? देश प्रेम की बात करते हैं, राष्ट्र स्वाभिमान की बात करते हैं, अपने एक एक बेटे को बॉर्डर पर भेजें। मुझे एक नाम बता दीजिए किसी देश के नेता का बेटा बॉर्डर पर शहीद हुआ हो। और इसीलिए कई बार इतनी हल्की बातें सामने आती हैं कि भी फौज में अगर भर्ती हुआ है तो उस तरह के शब्द मतलब बोले जाते हैं। वो क्यों बोले जाते हैं? वो इसीलिए बोले जाते हैं क्योंकि उनके परिवार से उनके बेटों ने या उनके रिश्तेदारों ने कोई शहादत नहीं की। मैं तो कहूंगा राजनीतिक लोग जो भी इलेक्शन लड़ते हैं इनके लिए मैंडेटरी हो, कम से कम 5-7 साल बॉर्डर पर रहें, मैंडेटरी हो, तभी वो इलेक्शन लड़ सकता है, कैंडिडेट हो सकता है। बहुत अच्छी और बहुत स्वागत योग्य बात आपने इस समय इस चर्चा में ये कही है। मैं आऊंगा आपके पास। ललन सिंह जी, देखिए, बिल्कुल जो वास्तविकता थी उसको खोल कर रख दिया है किसी किताब की तरह, और ये समझना होगा। और ये बात कही कि मैंडेटरी होना चाहिए। जो लोग राजनीति में आए कम से कम वो 5 साल 10 साल समझें कि देश क्या है, देश की सेवा क्या है और देश की रक्षा कैसे करनी है, आंतरिक रूप से, राजनीतिक रूप से। ये जिम्मेदारी समझना बहुत जरूरी है इस समय। चंद्रशेखर जी, बहुत बार चैनलों में मौका, ऐसे ऐसे महानुभावों के साथ मौका मिलता है जो सच को उजागर करते हैं, और वो अच्छा भी लगता है। मैं फौजी हूँ तो ज्यादा बात नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि अगर राजनीति से संबंधित बात करूंगा तो लोग कहते हैं किसी दल से रिलेशन इनकी अच्छी होगी। मैं ये मानता हूँ जब किसी पार्टी के द्वारा किसी रिटायर्ड कर्नल साहब को अगर किसी स्टेट में उनको चीफ मिनिस्टर का मौका के लिए अनाउंसमेंट होता है, तो मैं ये भी मानता हूँ कि जो फौजी है वो थोड़ा बहुत राजनीति को भी जानता होगा। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं यंग था और रण कच्छ में बॉर्डर वेरिफिकेशन में एक पाकिस्तान के कमांडर के साथ 250 किलोमीटर की बॉर्डर का वेरिफिकेशन के लिए गया।
उन्होंने मुझे बोला हमारा इलाका डेजर्ट है और उनका इलाका प्लेन है। तो उसने मेरे को बोला कैप्टन ने कि चलो साहब मेरे पास टोयोटा जीप है और हम 15 मिनट के अंदर 150 किलोमीटर को तय कर देंगे। मैंने कहा ये जमीन में होता है और आप टोयोटा की बात कर रहे हो। बोला साहब आप तो जिस देश के वासी हैं उस देश में आपको इतनी हिम्मत नहीं है कि आप किसी से चाय भी मंगवा लो। मैंने कहा नहीं, आपको गलतफहमी है, आप फौजी हो तानाशाह हो। हमारा देश जो है जिसका आपने नाम लिया है उस अहिंसा से हम दुनिया को अपना उदाहरण पेश करते हैं। आपके जो हरकत है वो नाजायज है। आप अपने सामान्य लोगों को डांट और गालियों से बात करते हैं और हम उनको प्रेम से बात करते हैं। लेकिन वो सब खराब होता है जब आप उस जज्बे को नहीं समझते। आप किसी नेता से पूछिए, वो ट्वीट करता है, वो बयान देता है, लेकिन होने वाले साधक के ऊपर उसकी नजर नहीं होती, चाहे वो आतंकवाद से हो या लड़ाई के दौरान हो। अभी देख लीजिएगा आने वाले दिनों में कई राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा ये बातें दर्ज होंगी कि सब यूक्रेन और रशिया के विवाद में भारत सरकार ने ये चीजें नहीं की जिसका हमें इसकी परेशानी उठानी पड़ रही है। आज का समय है, आप आगे आइए और अपने सुझाव और अपने जो जानकारियां हैं उसको शेयर कीजिए और भारत सरकार के साथ, मोदी साहब के साथ उनको सजेस्ट कीजिए। अगर सही चीज हो तो उसको दुनिया के अंदर उसको स्थापित किया जा सकता है। लेकिन जब ये चीजें खत्म हो जाएंगी, मैं उम्मीद करता हूँ 1 से 4 दिन का रसा का लड़ाई का सोच था, लेकिन अब यूक्रेन को अप्रत्यक्ष रूप से नाटो और कई यूरोपियन देशों ने उनको ऐसा महसूस करा दिया है कि देखो 4 दिन के बाद इनकी हालत खस्ता होनी शुरू होगी, इनके गोला बारूद कम हो जाएंगे और हम तो आपको देते रहेंगे। ये बातें अंदर खाने में चल रही हैं। और मैं आपको बताऊं आज रात में ये चाहेंगे, इसीलिए कमांडरों को उन्होंने पुतिन साहब ने निर्देश दिया है कि तुम तेजी से अपना काम करो। कल तक उन्होंने तेजी नहीं किया था और यही कारण है कि आज खेरसान में अभी 2 घंटे से बुरी तरह से बमबारी हो रही है। और मैंने आपको कहा फादर ऑफ ऑल बम जिसमें 400 TNT टन उसमें होता है और 300 किलोमीटर को पूरी तौर पर सफाया कर देता है, उसकी भी इस्तेमाल होने की संभावना है। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि नहीं लल्लन साहब, देखिए जितना युद्ध लंबा चलेगा उतना कहीं ना कहीं रूस कमजोर होगा और यूक्रेन मजबूत होगा एकदम। क्यों? तो इसलिए रूस बिल्कुल नहीं चाहेगा कि भी लड़ाई लंबी खींचे। जितनी जल्दी हो इसका समापन वो रूस के हित में है, जितनी जल्दी कब्जा कर सकता है। आरवी उपाध्याय जी, लल्लन सिंह जी, समय समाप्त हो रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल जो दिल इंसानी सहायता के लिए धड़कते थे उनको ट्रांसप्लांट कर दिया गया है और जो आंखें अच्छा देखती थी उनका रेटिना बदल दिया गया है। और युद्ध की विभीषिकाओं से एक बात समझ में आ रही है कि एक ऐसा दौर भी आएगा कि मानवता जब मरने लगेगी तो उसमें सेल डालकर उसको जिंदा कर दिया जाएगा, लेकिन जो वास्तविक मानवता है वो कहीं जिंदा नहीं हो पाएगी। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए AN वीडियो।